Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Yasir Hayat Malik, lecturer in mathematics. तो नेक्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट करना है हमने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है। तो आज हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम देखेंगे, कुछ उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। Let x be a discrete random variable on distinct values x1, x2 up to x and so on. Then the function denoted by p of x or f of x and defined by f of xi equals to probability of x equals to xi for I varies from 1 to n to so on, and 0 for x is not equal to xi is called the probability function of the random variable x, and the values x1, x2 up to xn so on, among which is the total probability 1 is distributed, are called the probability points or gem points. Probability of x equals to xi means that the probability that the discrete random variable x takes the value xi. हमें जैसे पता है कि probability हमेशा जब sum of probability करें तो 1 के बराबर आता है, चाहे वो discrete का केस हो चाहे वो continuous का केस होगा, हमारे पास हमेशा sum of probability क्या होगा, 1 नहीं आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किस तरह डिफाइन किया गया कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आई है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यूज फाइंड करनी है, तो हमारे पास क्या कहते हैं एफ ऑफ एक्स के बराबर होंगे। और ये हमारे पास इसके अगर हम ग्राफ की बात करेंगे तो हमारे पास ये जंप्स और ब्रेक्स में ही आएगा, स्टेप फंक्शन की तरह का ग्राफ है। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू समेशन एफ ऑफ एक्स आई वेयर सम इज टेकन ओवर वेयर सम इज टेकन over all xi that are less than or equal to x। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होती है, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। A probability distribution must satisfy the following two basic properties of probability। f of x हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए फॉर ऑल आई, और जब हम सम करें प्रोबेबिलिटीज का तो हमारे पास 1 होना चाहिए। तो ये कॉन्टिन्यूस में भी यही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं और इसी तरह डिस्क्रीट के केस में भी ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं कि सम हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जब सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज हमारे पास 1 होगा और एफ ऑफ एक्स आई हमारे पास क्या होगा, वो नॉन नेगेटिव होगा। और अगर हम इसका ग्राफ देखना चाहें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, तो पहले भी बात कर चुके हैं कि वो स्टेप फंक्शन की तरह होता है जिसमें जंप्स होते हैं, ब्रेक्स होते हैं। कि अगर हम बात करें पॉइंट 1 के लिए ड्रा करना चाहें तब भी आंसर 1 आएगा। पॉइंट 2 पॉइंट 3 सो ऑन 1 तक के लिए जिस तरह सीलिंग फंक्शन होता है हमारे पास, तो अगर हम सीलिंग फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना चाह रहे हो तो पॉइंट 1 से लेके 1 तक हमें आंसर 1 मिलेगा। इसी तरह 1.1 से लेके 2 तक आंसर 2 मिलेगा, 2.1 से लेके 3 तक आंसर 3 मिलेगा। तो हमारे पास इसमें जंप्स हैं, ब्रेक्स हैं, कॉन्टिन्यूटी नहीं है, तो इस वजह से इसको हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो इसी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं बारी बारी। तो पहला क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 बैलेंस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। आपको 3 दफ़ा कॉइन को टॉस करने को कहा गया और कहा गया कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के नंबर ऑफ हेड्स कितने अपीयर होते हैं। तो सैम्पल स्पेस क्या होगी, आपके पास तीनों हेड आ सकते हैं, 2 हेड हो, एक टेल आ जाए। पहली दफ़ा हेड आए, फिर टेल आए, फिर हेड आए। पहली दफ़ा टेल आए, फिर 2 हेड आ जाएं। पहली दफ़ा एक हेड आए, फिर 2 टेल आ जाएं। फिर एक दफ़ा टेल आए, फिर हेड आए, फिर टेल आए। इसी तरह 2 टेल आ जाएं, एक हेड आ जाए और लास्ट हमारे पास 3 टेल आ जाए। अब हमारे पास बेसिक हम कॉइन को एक दफ़ा टॉस करें तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या आते हैं, हेड और टेल, मीन्स 2 ऑप्शन आते हैं। अब हमने 3 दफ़ा कॉइन को टॉस किया तो मीन्स अगर हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस में क्या है, किस तरह से एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8। यहाँ पे हमारे पास कितने टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास 8 पॉसिबल ऑप्शन थे, तो हमने यहाँ पे सैम्पल स्पेस में लिख दिए। तो इसको आप ये ट्री डायग्राम से भी बना सकते हैं। हमने जो प्रोबेबिलिटी स्टैट्स का कोर्स पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी में है कि हम ट्री डायग्राम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम सिंपल ट्री डायग्राम से भी बना सकते हैं और इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हमें अब कहा गया कि हमने देखना है कि नंबर ऑफ हेड्स 3, जब 3 दफ़ा कॉइन को टॉस करें तो कितने पॉसिबल ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए हेड आने के। तो लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। तो देन द वैल्यूज ऑफ एक्स क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं, या तो हमारे पास कोई हेड ना हो, 0, 1 हेड हो सकता है, 2 टाइम्स हेड हो सकता है, या तीनों टाइम्स हेड हो सकता है। तो ये 4 तरह की पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। या तो कोई 0 मीन्स कोई हेड नहीं होगा, 1 मीन्स एक हेड होगा,
2 मीन्स 2 हेड आएंगे हमारे पास, जिस तरह यहाँ पे कुछ जगह पे 2 हेड्स हैं, और 3 मीन्स 3 हेड, जिस तरह यहाँ पे 3 हेड्स हैं। तो ये हमारे पास इनकी हमने बारी बारी अब प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लेते हैं पॉसिबिलिटीज को देखते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। जीरो मीन्स हमारे पास कोई हेड नहीं है, तो कोई हेड हमारे पास नहीं है। जब यहाँ पे हमारे पास कोई हेड नहीं है, तीनों टेल्स हैं, तो इसका मतलब है कितने ऑप्शन है हमारे, एक ऑप्शन है। तो हमने कहा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या है, हमारे पास कोई हेड नहीं, तो कोई हेड ना होने की एक ही पॉसिबिलिटी है, तो हमारे पास आंसर है 1, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन हमारे पास 8 हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 8। देन हम एफ ऑफ 1 कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। तो एक दफ़ा हेड की कहाँ कितनी दफ़ा आ रहा है, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे एक दफ़ा हेड आ रहा है, एक दफ़ा यहाँ पे भी एक दफ़ा हेड आ रहा है, यहाँ पे भी एक दफ़ा हेड आ रहा है। तो ये 1 2 3 तीन दफ़ा ऐसे हैं जो हमारे पास एक हेड आ रहा है, तो हमारे पास ऊपर क्या ऑप्शन हो गया 3/8। इसी तरह अब नेक्स्ट हम एफ ऑफ 2 कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2। तो दो दफा हेड कितनी दफ़ा आ रहे हैं, ये 2 हेड आ रहे हैं, इसमें 2 हेड आ रहे हैं, इसमें 2 हेड आ रहे हैं, तो ये भी कितने ऑप्शन है 3, तो हमारे पास आंसर आ गया 3/8। और लास्ट हमारे पास ऑप्शन क्या था, 3 आने की पॉसिबिलिटी थी, तीनों हेड हों, तो एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 विच इज इक्वल टू 1/8। तो हमारे पास ये एक ही ऑप्शन है 3 दफ़ा हेड आने का, तो हमारे पास ये आ गया 1/8। इस सबको हम टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो टेबल की फॉर्म में इस तरह से हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास क्या बनेगा। नंबर ऑफ हेड्स हमने कहा कि पॉसिबल ऑप्शंस एक्स आई के हमारे पास क्या क्या हैं, 0 1 2 3। इनके अगेंस्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटीज क्या आई एफ ऑफ एक्स आई, हमें क्या क्या मिला, 0 पे 1/8 मिला, 1 पे 3/8 मिला, 2 पे 3/8 मिला, 3 पे 1/8 मिला। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई हमारे पास। कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमने टेबल की फॉर्म में भी देख ली। दूसरा हमें कहा गया इसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी फाइंड करें। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा डिस्क्रीट के केस में, तो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वी कंप्यूट, हमने फार्मूला पढ़ा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। तो हमें इसके इसके मुताबिक इंटरवल्स को सिलेक्ट कर लेना। हमारे पास जाहिर है एक, तो या तो कोई हेड नहीं होगा, या हमारे पास एक है, फिर दो हैं, फिर तीन है, और या फिर तीन से ज़्यादा। तो ये सारे ऑप्शन हमने देख लेने हैं। तो इफ एक्स लेस देन जीरो मीन्स हमारे पास वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन एक्स। अब जीरो से कम तो कोई नॉन एंट्री नहीं होती, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, सिंपल है, डायरेक्ट ही हम आंसर इस केस में तो जीरो ही लिखेंगे, क्योंकि जीरो से कम तो कोई वैल्यू भी नहीं है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन एक्स इक्वल्स टू क्या आ गई, जीरो आ गई। और सेकंड हमने फिर केस देखा कि इफ एक्स लाइज बिटवीन जीरो से वो लेके वन तक, कि हमारे पास जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन वन, कि वन से छोटी वैल्यूज वन शामिल नहीं है, और जीरो शामिल है, और जीरो से लेके मीन्स 0.9999 तक। तो वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन एक्स इक्वल्स टू, इस केस में क्या होगा, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। ज़ाहिर है इस केस में जब जीरो से लेके वन तक है हमारे पास, तो वन शामिल नहीं है, सिर्फ प्रीवियस सिर्फ हमारे पास एक ही था इवेंट था जीरो आने की पॉसिबिलिटी, तो जीरो आने की पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या थी 1/8, हमने वो लिख दिया 1/8। फर्दर हमारे पास अब नेक्स्ट है कि फॉर जब x हम ले लेते हैं, x1 ले लेते हैं, और 2 से छोटी वैल्यूज, 1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन x इक्वल्स टू, इस केस में क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, कि हमने 1 से लेके 2 तक मूव करना है, और हमारे पास मतलब x क्या हो, हमारे पास क्या हो, एक हो या एक से बड़ी वैल्यूज हो और दो से छोटी हो, तो मीन हमारे पास ये दो पॉसिबल ऑप्शन है, एक्स इक्वल्स टू 0 होगा, और जमा कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 को, तो 1/8 प्लस 3/8 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4/8। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा इंटरवल को ब्रेक कर लेते हैं 2 से 3 में, 3 शामिल नहीं है पर 3 से छोटी वैल्यूज, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन एक्स। तो इस 2 से छोटी वैल्यूज हमारे पास क्या क्या होंगी, 0 1 एंड 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 plus probability of x equals to 2, which is equal to 1/8 plus 3/8 plus 3/8 equals to 7/8। और लास्ट हमारे पास तीन या तीन से बड़ी आने की पॉसिबिलिटीज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास क्या होगा, फार्मूला x लेस देन x मींस तीन से छोटी वैल्यूज क्या क्या हैं, 0 है, 1 है, 2 है, और 3 इटसेल्फ, क्योंकि इक्वालिटी भी यहाँ पे है, तो ये चार ऑप्शन हैं, तो चारों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती क्या 1 है, तो ये आपके पास 1 है। और ये हम डायरेक्ट भी कह सकते थे, आर probability of x less than x equals to sum of all the probabilities which is equal to summation I varies from 0 to 3 probability of x equals to I which is equal to 1। यहाँ हमने ऊपर कैलकुलेट भी किया है, और यहाँ डायरेक्ट लिख दिया कि हमारे पास आंसर क्या आता है, जब सबको ऐड किया जाता है तो हमारे पास आंसर क्या होता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज का हमेशा 1 होता है। तो इसको हम इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की फॉर्म में हमारे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 जब x लेस देन 0 है, 1/8 हमने यहाँ पे आंसर निकाला जब हमारे पास, ये 1/8 आंसर निकाला जब x लेस देन 0 से लेके 1 तक था, फिर 4/8 आंसर निकाला जब हमारे पास
x 1 से 2 था, 7/8 आंसर निकाला जब x हमारे पास 2 से लेके 3 तक था, और लास्ट में हमें 1 सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज आया आंसर जब 3 से बड़ी वैल्यू सारी हमारे पास है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आएगा इस तरह डिस्क्रीट के केस में। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। अब हमारे पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम ऑफ द डॉट्स व्हेन टू फेयर डाइस आर थ्रोन। अब ये डॉट्स यहाँ पे सम ऑफ द डॉट्स व्हेन टू फेयर डाइस, डाइस मींस वो लूडो की जो गेम हम खेलते हैं, लूडो के दाने को हम डाई भी कहीं पे लिखा होता है, कहीं पे डाइस लिखा जाता है। तो हमें अब 2 दफा लूडो के दाने को रोल करना है। एक दफा रोल करें तो हमें पता है हमारे पास आउटकम्स क्या होते हैं 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स होते हैं। जब हमने एक ही उस दाने को दो दो दानों को रोल करना है तो हमारे पास जाहिर है 6 का स्क्वायर मींस टोटल 36 सैंपल पॉइंट्स आएंगे, 36 पॉसिबल ऑप्शंस आएंगे। जिस तरह के एग्जाम में if we have to write the entries of the sample space then it will be as follows। ये हमारे पास दोनों, हम जब रोल करें दोनों दफा 1 1 आ जाए, पहले पहले दाने पे 1 आए, दूसरे डाइस पे 2 आए, पहले डाइस पे 1 आए, दूसरे पे 3 आए, इसी तरह 1 हमने फिक्स कर लिया तो 4 5 6 6 पॉसिबल ऑप्शन है। हमने पहले 1 को फिक्स किया और दूसरे डाइस पे हमने कहा 1 से लेकर 6 तक पॉसिबिलिटीज बना दी। इसी तरह अब फर्स्ट डाइस पे 2 को फिक्स कर लिया और सेकंड में हमारे पास क्या पॉसिबल ऑप्शन है 1 से लेके 6 तक। फिर 3 को फिक्स किया और हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन क्या थे 1 से 6 तक। फिर 4 को फिक्स किया 1 से 6, इस तरह 5 को फिक्स किया और हमारे पास 1 से 6 पॉसिबल ऑप्शन आए। फिर 6 को फिक्स किया और 1 से 6 पॉसिबल ऑप्शन आए। ये टोटल हमारे पास फिर कितने हैं ऐसा है, ये 6 1 वाले, 6 2 के लिए, 6 3 के लिए, 6 4 के लिए, टोटल हमारे पास कितना है 36 पॉसिबल ऑप्शन आ गए। हमने ऊपर भी कहा कि हमारे पास ये 36 सैम्पल पॉइंट्स आ रहे हैं, नीचे हमने चेक भी कर लिया कि किस तरीके से 36 सैम्पल पॉइंट्स आते हैं। मैंने सैंपल स्पेस यहाँ पे लिख भी दिए। क्लियरली ईच सैंपल पॉइंट हैज प्रोबेबिलिटी 1/36 कि अगर हमें इसमें से किसी एक इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं तो जाहिर है अगर हमारा, जिस तरह मैं देखता हूँ सबसे पहला ही हमारे पास आउटकम क्या है 1 1, तो 1 1 हमारे पास जब डाइस को रोल करेंगे तो एक ही दफा है कि हमारे पास इसमें एक सैंपल पॉइंट ऐसा है जो 1 1 है, इसके अलावा और कहीं पे भी इन 36 में 1 1 और नहीं है। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/36। इसी तरह सिमिलरली अगर मैं लेट्स सपोज 3 और 5 की चेक करना चाहूँ तो इस पूरे सैंपल स्पेस में 3 और 5 एक दफा ही है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/36। तो इंडिविजुअल इन तमाम 36 आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 1/36, 1/36। So let x be the random variable representing the sum of dots which appear on the dice. Then the values of the random variable are। अब हमें क्योंकि क्वेश्चन में sum of the dots का कहा गया तो sum क्या क्या पॉसिबल है, दोनों 1 हो तो 1 + 1 2, और एक 1 हो एक 2 हो तो 1 + 2 3, और इसी तरह 1 + 3 4, और मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है दोनों पे 6 आ जाए तो 6 + 6 12। तो ये हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन है 2 3 4 12। तो सम आने के ये पॉसिबल ऑप्शन है हमारे पास। 2 से लेके 12 तक हमारे पास सम आ सकता है लूडो के दाने को जब रोल करें दो दानों को, तो ये पॉसिबल ऑप्शन है। तो मैंने वो ऑप्शन लिख दिए, मीन हमारे पास ये पॉसिबल है वैल्यूज जिनके लिए हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। The probabilities of these values are computed as below। f of 2 सबसे पहले जरा 2 सम आ रहा है तो probability of x equals to 2। तो ये दो सम कब आएगा जब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि जब दोनों हमारे पास दोनों डाइस के दानों पे हमारे पास आंसर क्या आ जाए 1 1 आ जाए। तो हमारे पास probability of 1 1 की एक ही है तो हमारे पास 1/36 आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास f of 3 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हमारे पास सम क्या आ जाए 3 आ जाए। सम 3 कब आ सकता है जब हमारे पास पहले डाइस पे 1 आया दूसरे डाइस पे 2 आए, या पहले डाइस पे 2 आए और दूसरे डाइस पे 1 आए। तो ये दो दफा दो पॉसिबल ऑप्शन है तो हमारे पास ये 2/36 आंसर आ गया। फिर है हमारे पास f of 4। तो f of 4 मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 मींस सम 4 आना चाहिए। तो सम 4 आने के लिए हमारे पास ये है कि पहले डाइस पे 1 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पे 2 आ जाए दूसरे पे भी 2 आ जाए, पहले पे 3 आ जाए दूसरे पे 1 आ जाए। तो ये तीन पॉसिबल ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आ रहे थे, तो ये 3/36 आ गया। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास क्योंकि प्रीवियस हमने यहाँ पे सैम्पल स्पेस दी हुई है तो सैम्पल स्पेस को देखते हुए हमने सम 5 के लिए 6 के लिए 7 के लिए 8 के लिए 9 के लिए हमने वैल्यूज फाइंड कर लिए। 5 के लिए हमारे पास 4 पॉसिबल ऑप्शन थे, हमने वहाँ सैम्पल स्पेस में से देखा तो हमारे पास 4/36 लिख दिया। एफ ऑफ 6 के लिए हमारे पास 5 थे तो 5/36, 7 के लिए 6/36, 8 के लिए 5/36, 9 के लिए 4/36, 10 के लिए 3/36, 11 के लिए 2/36 एंड 12 के लिए 1/36। तो ये हमारे पास ये सारे की सारी पॉसिबल ऑप्शन जो थे हमने उस सैम्पल स्पेस को देखते हुए ये हमने यहाँ पे लिख लिए। इसी को फिर टेबल की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है तो हमने टेबल की फॉर्म में लिख लिया। एक्स आई हमारे पास था सम ऑफ डॉट्स क्या थे 2 से लेकर 12 तक और इनके अगेंस्ट हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड की है, एफ ऑफ एक्स आई फाइंड किया है।
तो मैंने ये टेबल की फॉर्म में लिख लिया। 2 के अगेंस्ट 1/36 आंसर था, 3 के अगेंस्ट 2/36 आंसर था, सिमिलरली 12 के अगेंस्ट 1/36 आंसर था। तो ये हमने इस तरह से सारी की सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर ली। और हमें यही, और इसमें हमें क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं फाइंड करने को कहा गया तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी थी, तो हमने टेबल की फॉर्म में भी लिख लिया। एक क्वेश्चन और आपकी आसानी के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ये भी हमारे पास डाइस से रेलिवेंट ही है कि यूज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ऑफ 8 और 11। पहला पार्ट क्या है यहाँ पे कि सम हमारे पास 8 है या 11 है, 8 और आर मीन्स यूनियन। और सेकंड पार्ट है सम दैट इज ग्रेटर देन 8, कि हमारे पास जो एक्स रैंडम वेरिएबल है वो क्या हो, ग्रेटर देन 8 हो। और थर्ड पार्ट में कि सम ग्रेटर देन 5 हो बट लेस देन और इक्वल टू 10, मींस 5 से लेके 10 तक की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है थर्ड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट पहले देख लेते हैं। वी गेट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज एज फॉलोज। प्रोबेबिलिटी ऑफ a sum of 8 or 11 which is equal to probability of x equals to 8 or x equals to 11। तो ये x equals to 8 और 11 means x equals to 8 union x equals to 11। तो इसका मतलब probability of x equals to 8 plus x equals to 11 which is equal to f of 8 plus f of 11। तो अब उस टेबल में जो प्रीवियस हमारे पास टेबल है, टेबल में f of 8 की वैल्यू है 5/36 और f of 11 की वैल्यू है 2/36। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारे पास 5/36 प्लस 2/36 गिव्स 7/36। तो ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सम ऑफ 8 और 11। फिर सेकंड पार्ट में था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सम दैट इज ग्रेटर देन 8। हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी जब x 8 से बड़ा है, बड़ी वैल्यू उसके लिए। तो 8 से बड़ी हमारे वैल्यू सम क्या क्या पॉसिबल था, 9 था, 10 था, 11 था, 12 था। तो इन चारों को हमने ऐड कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 12 which is equal to f of 9 plus f of 10 plus f of 11 plus f of 12 which is equal to 4/36 plus 3/36 plus 2/36 plus 1/36। तो ये वैल्यूज हमने वहाँ टेबल से देख के लिखी क्वेश्चन नंबर 2 वाली। तो हमें आंसर क्या मिल गया, 10/36। और लास्ट पार्ट में हमें पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम दैट इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन और इक्वल टू 10 मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 10 मींस 5 शामिल नहीं है, 5 से बड़ी वैल्यूज और 10 तक हमें वैल्यूज चाहिए। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 means f of 6 plus f of 7 plus f of 8 plus f of 9 plus f of 10 which is equal to 5/36 plus 6/36 plus 5/36 plus 4/36 प्लस 3/36 विच इज इक्वल टू 23/36। तो ये वैल्यूज आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इस टेबल से। ये हमारे पास टेबल है, इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हम वैल्यूज यहाँ से चूज कर रहे हैं क्योंकि हमें इसी क्वेश्चन को यूज करने को कहा गया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 23/36। ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं डिमांड करना करूँगा, मैं रिक्वायर्ड हैं कि आप भी, ताकि साथ के साथ काम चलता रहे, आप भी प्रैक्टिस करते रहें। तो ये प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, सपोज x हैज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय। या मैंने बता दिए डिस्ट्रीब्यूशन एक दे दिए, x हमारे पास क्या है -1 से लेके 1 तक 3 वैल्यूज हैं। इनके अगेंस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है 3c -1 पे आंसर है, 0 पे भी 3c है और 1 पे 6c है। तो फाइंड करना है पहले, ये c की वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट पार्ट है। तो हमें क्या, इसका हिंट ये है कि सी की वैल्यू कैसे फाइंड होगी कि सम ऑफ, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज 1 के बराबर है, तो ये सारा सम हमारे पास 1 के बराबर होगा, तो यहाँ हमारे पास सी आ जाएगा। और दूसरे पार्ट में कहा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 करने के बाद हमें उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। तो ये आप इसको करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 3 balls are drawn from a bag containing 5 white and 3 black balls। ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है कि एक बैग में 5 white balls हैं और 3 black balls हैं। if x denotes the number of white balls then find the probability distribution of x। तो अगर x white balls हैं तो आपके पास टोटल 3 balls ड्रा करनी है। तो पॉसिबल ऑप्शन क्या है, या कोई white ball नहीं हो सकती, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है। तो 0 1 2 3 ऑप्शन है। तो आपने इसको सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है इन 4 केसेस के लिए। कि 0 में 3 बॉल्स ड्रा करनी है, तो या 0 वाइट बॉल हो सकी, या 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी। और फिर थर्ड क्वेश्चन इसी तरह ही है कि बैग कंटेन 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, सैंपल ऑफ 4 बॉल्स इज सिलेक्टेड फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो आपने सेम इसी तरह, इसमें सिर्फ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि विदाउट रिप्लेसमेंट, कि आपने जब बैग से एक बॉल निकाल ली तो उसको रिप्लेस नहीं करना। मीन्स अगर एक दफ़ा पास रेड बॉल निकल आई है तो अब बाद में कितनी रेड बॉल रही, 3 रह गई। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना और आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है।
ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इनको लाजमी कीजिएगा और फिर मुझे क्या कहते हैं इनको सेंड कीजिएगा सॉल्व करने के बाद, ताकि चेक किया जा सके कि आप काम किस तरह कर रहे हैं, कुछ समझ आपको आ रही है या नहीं आ रही। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसका हम नेक्स्ट हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, उसमें कुछ चीज़ें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।